आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, ये वाला जो हमने आप लोगों को बताया था कि ट्रेनिंग वाला जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आता है हर एक दो साल पे ट्रेनिंग के बारे में। तो किरण अग्रवाल कमेटी का जो रिपोर्ट है, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है, और सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसी को आपको पढ़ना है, समझना है, 4 पेज को, और इसी को कोट कर देना है। कोट करने का जो तरीका है, जो इसको इसको बेयरली भी आप 3 4 बार 5 बार पढ़ेंगे पहले। और जो कोट करने का तरीका है, मैं आपको थिंकर से भी लिंक करके भी यहाँ पे बताऊंगा, तो इसमें आपको ढेर सारा वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, किरण अग्रवाल जो है वो उनको इस चीज़ के लिए बताया गया कि आप देखिए कि आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो होते हैं आईएएस के, जो प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, वो आपको 2 से 3 साल तक लगभग होते हैं। और उनके जो पूरे कार्यकाल है ट्रेनिंग से लेके, मतलब जो लवासना में जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और फील्ड तक वो जो काम करेंगे, तो उनका किस तरीके का ट्रेनिंग का रेजिमेंट होना चाहिए, किस तरीके का रूटीन होना चाहिए, कैसे कैसे हम उनको ट्रेन करेंगे, ये पूरा उन्होंने बोला कि आप देख लो कि रिव्यू करके। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने ये चीज देखा। डीओपीटी भी उसके अंदर डिपार्टमेंट है जो कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग से लेके और जो जो भी आपका पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है वो देखती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस करके पूरा नाम है मिनिस्ट्री का। तो आप लोग जब भी कोट करेंगे ना, सबसे पहले आप मिनिस्ट्री का नाम जरूर लेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या डीओपीटी। इसका जगह जगह जिक्र करेंगे ट्रेनिंग वाले मामले में भी, क्योंकि ट्रेनिंग का जो पूरा कार्यक्रम है ये देखती है और इसको ऑथोराइज करती है। तो ये कमेटी बनी और उसने देखा कि कितने वीक तक का, जनरली 103 वीक का पहले होता था, 2 ईयर्स का, उसको घटा के एक जो मेन रिकमेंडेशन, यही एक रिकमेंडेशन उसने दिया। लेकिन इसमें कैसे कार्रवाई होगी, मतलब ट्रेनिंग किस तरीके से होना है, किस तरीके से नहीं होना है, ये बताया गया है। तो 75 वीक्स या 1.5 साल का, 1.5 साल का टोटल आपको ये बताया गया। तो आधा साल जो घटाया है वो बेसिकली फील्ड वर्क या ट्रेनिंग की बात किरण अग्रवाल जी ने की है। अब देखिए, यहाँ पे जो जरूरी है कि आपसे पूछा जाता है कि ट्रेनिंग किस तरीके का होना चाहिए, तो इसके पीछे पूछने का जो मकसद है ना क्वेश्चन का, वो ये नहीं होता है कि आपको ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज्यादा लिखना है। ट्रेनिंग जो एक ऐसा अवयव है जो कि आपको थिंकर से भी रिलेट होता है। तो सबसे पहले अगर आप बोलें कि ट्रेनिंग के बारे में जो सबसे प्रोमिनेंटली जिस व्यक्ति ने बात की है, तो वो कौन सा होगा थिंकर्स की अगर हम बात करें? थिंकर्स में बताइए। पहले थिंकर में हो किस? मेयो ने बताया। अच्छा, कि कोई और व्यक्ति ट्राई? टेल हेयोल ने बताया, और कोई बात बता? मैंने कुछ तो बताया था सर। टेलर भी बताए थे। सबसे पहले जो प्रोमिनेंटली बताया अपनी थ्योरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, वो कौन थे? तो टेलर वेबर। बताया था सर। टेलर बताया था। तो आप लोगों को एट सबसे पहले, वर्कशॉप। जी, टेलर को सबसे पहले आप लोगों को बताना है। टेलरिज्म में जो हम 4 प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसमें से एक है कि साइंटिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए।
साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग जो है उसको बहुत प्रोमिनेंटली ध्यान दिया टेलर ने। क्यों? क्योंकि बोला कि यार जो स्कीविंग हो रहा है, जो पर्टिकुलरली हम फिनोमेना पढ़ते हैं स्कीविंग का या स्कीमिंग का, तो उसमें क्या करते हैं लोग, वर्कर लोग सोचते थे कि नहीं नहीं नहीं, हम अगर काम बढ़ा देंगे ना, जैसे चीजलर और ये सब चीज का जो कॉन्सेप्ट बताया है टेलर ने, कि हम काम बढ़ा देंगे और एक बार ज्यादा काम दे देंगे तो उसी को स्टैंडर्ड मान लेगा और बोलेगा इतना काम तो तुम पहले करते थे, अब तो तुम कम करने लगे हो। तो इसलिए वो काम बढ़ाता ही नहीं था। लेकिन एक ट्रेंड वर्कर क्या सोचेगा, एक ट्रेंड वर्कर जब पीस रेट सिस्टम से पीआरएस सिस्टम से, डीपीआरएस या पीस रेट सिस्टम से, जब वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से काम करेगा, उसको पेमेंट मिलेगा, तो क्या करेगा, उसका दिमाग ऐसे काम करेगा कि आई एम अ ट्रेन पर्सन एंड आई एम यूटिलाइजिंग माई स्किल। मैं अपने जो स्किल है उनको यूज कर पा रहा हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत है कि मैं लॉन्ग आवर्स करूँ, जब तक कि मुझे फटीग और बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हैं। नहीं हो रहा है फटीग और बाकी जो है हमको आराम मिल रहा है। तो इसीलिए टेलर ने सबसे पहले किया। तो टेलर को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेलर इफिशियंसी बढ़ाने की बात कर रहा है, और यही कार्य ट्रेनिंग का भी है, इफिशियंसी बढ़ाना। सरकार भी ट्रेनिंग क्यों देती है? सरकार के भी ट्रेनिंग देने का जो मकसद होता है वो होता है कि भाई हमारी इफिशियंसी बढ़ पाए, वर्कफोर्स की इफिशियंसी बढ़ पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का गवर्नेंस में, वो एक नीड है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में किसी को भी दबा कुचला नहीं जा सकता, रैदर दबे कुचले को ऊपर उठाया जाता है, इजंट इट? तो ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग नाम की एक चीज होती है, और मोरल और एथिकल बिल्टअप जो है ऑफिसर्स का, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके पास काम लेने के लिए आ रहा है तो वो उसके जनता ना समझ के वो उसको समझे देवता, जिसको बोलते हैं जनता का सेवक। क्लाइंट ओरिएंटेड गवर्नेंस की बात जब हम करते हैं, जिसमें कि ऑसबॉर्न एंड गेबलर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्लाइंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, तो उसमें हम सेवा देते हैं। न्यू पब्लिक सर्विस में भी हम यही चीज देखते हैं कि सर्विस स्टेट, स्टेट जो है उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? सेवा देना, सर्विस देना। तो ये सब चीजें क्या है, ये वैयक्तिक जो है, ये जो व्यक्ति है वो अपने आप में, जो अब आप देखेंगे कि वेबरिज्म में वेबर जो बताता है उसमें व्यक्ति ना रह जाता है, वो इम्पर्सनल हो जाता है, इम्पर्सनैलिटी है उसकी, वो पोजीशन को शूट करना चाहिए रैदर देन वो पर्सन होना है, कि वो लाट साहब है या वो जो है बहुत बड़ा जो है उसके पास अधिकार है, वो सब कुछ नहीं। आज के जमाने में ये एक पोजीशन है, और पोजीशन का काम क्या है? चीजों को इफिशिएंटली वर्क करके देना, लोगों को डिलीवर करना। तो इसी के संदर्भ में अगर हम दूसरे थिंकर की बात करें, एक तो हो गया टेलर, तो दूसरे थिंकर को हम कैसे रिलेट करेंगे? कौन ऐसा थिंकर है जो कि रिलेटेबल है ट्रेनिंग के मामले में, वैसा पोजीशन बेस्ड? तो वेबर की बात, वेबर। वेबर। तो वेबर में आप ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा कि वेबर ये बताते हैं कि भाई व्यक्ति जो होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए। और इसीलिए बाद में उसका क्या एक आया, इसकी जो एक क्रिटिसिज्म आई वो क्या आई, आप लोग क्या देखते हैं क्रिटिसिज्म? ट्रेंड इनकैपेसिटी। ट्रेंड इनकैपेसिटी की बात आई कि नहीं आई? तो भैया ट्रेनिंग इतना ज्यादा हो गया है कि वो उसको, उसका दिमाग भर गया ट्रेनिंग से। अब वो हर चीज को स्किप करने का जो है प्लान बना लेता है, हर चीज को दूसरों पे टाल देता है ना? बने रहे, बने रहे पगले, काम करें अगले, वो वाली बात जो है, पोपो प्रिंसिपल, पास्ड ऑन पास्ड ओवर प्रिंसिपल है ये। मतलब यही होता है ऑफिस में, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको काम दे दो, इसको काम दे दो, इसको काम दे दो, इससे काम करा लो, है ना? तो वो चीज, तो वेबर ने इम्पर्सनैलिटी में या इफिशियंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही के प्रारूप में, आइडियलिस्टिक प्रारूप में सबसे बड़ी चीज जो चीज जिक्र किया है कि हमारा वर्कफोर्स ट्रेंड है, और ऐसा ट्रेंड है, ऐसा स्किल्ड है कि वो लोगों के काम आएगा बहुत इफिशियंटली और उसको आदत पड़ जाएगी। आप ही सोचिए ना कि अगर एक रसोईया आपके घर में काम कर रहा है, बहुत ट्रेंड है, तो वो जाता है, मान लीजिए वो काम छोड़ दिया आपका, तो आप भी खाना बनाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उतना अच्छा खाना बना रहा था। तो ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने, नौकरशाही में बोला कि अगर ट्रेंड स्किल मैन है, स्किल्ड सेट है, तो चाहे वो जनता का जो आपका प्रतिनिधि है वो भी उससे सलाह लेगा, जनता के लिए भी ये काम आएगा इम्प्लीमेंटेशन में, और इसीलिए इसका जो इफिशियंसी है काफी हाई होगा। तो ट्रेनिंग का उसमें रोल है। तीसरा थिंकर हम बताएं फेयोल का, फ्योलिज्म। फ्योलिज्म का पूरा हायरार्की से लेके स्पिरिट डी कोर जो पूरा बताता है, उसमें आपको एक ही चीज पे वो फोकस करता है कि हमें ऐसा वर्कफोर्स बिल्ड करना है जो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझ के उसको लागू कर सके। तो कौन समझ पाएगा? मैनेजमेंट को समझना इतना आसान है क्या? वो जो 14 प्रिंसिपल है उसको लगाना आसान है क्या? जो पकॉक प्रिंसिपल है आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सारी चीजें जो है ये कौन करेगा? ट्रेंड वर्कमैन करेगा, तो फ्यूल का नाम लेंगे। कुल मिला के आप ये देखिए
कि सारे थिंकर्स को कोट किया जा सकता है, दो को प्रोमिनेंटली कोट करेंगे, लेकिन जो हमारे पिता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वुड्रो विल्सन, विल्सन ने भी ये चीज बताई कि ट्रेंड और स्किल्ड वर्कफोर्स होगा जो एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स बनाएगा। तो बात यही है कि प्रोफेशनलिज्म आ कहाँ से रहेगा, अगर आप इसके कोर में जाएंगे तो ट्रेनिंग को पाएंगे। तो ट्रेनिंग इतनी जरूरी है कि ट्रेनिंग से सारी चीजें आपकी हो जाती है। जैसे कि अगर एक ट्रेंड होगा तो वो इफिशियंसी भी बनाएगा, इकोनॉमी भी, मतलब कम काम में ज्यादा दे देगा, इफेक्टिवनेस भी बढ़ा देगा, और वो जो व्यक्तियों से संबंध है, जो पर्सनल रिलेशन है, वो भी अच्छा बनाएगा, पार्टिसिपेशन भी कराएगा, लोगों को, जनता को जनता समझेगा, जनता को दबा कुचला नहीं समझेगा। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन इंडिया में क्या कहा जाता है कि ट्रेनिंग इज अ बोरिंग प्रोसेस है ट्रेनिंग। क्योंकि लोगों को मजा क्यों नहीं आता है कि वो जाते हैं, अब वो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि एनी हाउ आई विल बी देयर। तो जब वो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो इसको बोला जाता है ट्रेनिंग इज अ पेड हॉलीडे। ये क्वेश्चन भी पूछ चुकी है यूपीएससी कि ट्रेनिंग इज अ पेड हॉलीडे, तो उसमें लिखना क्या है, यही बताना है कि जो ट्रेनिंग के फेलियर्स हैं, ट्रेनिंग काम नहीं आ रही है। अब घुड़सवारी सिखा रहा है, आग के उछलने में से कैसे निकलेंगे आप, ये सिखा रहा है आपको, पहाड़ पे जाके स्कीइंग सिखा रहा है। तो ये आपके बॉडी माइंड को तो बना रहा है, बट ट्रेनिंग का इससे भी ज्यादा यूज क्या होना चाहिए था। लेकिन जब आप क्लासरूम में आएंगे तो आपको क्या दिखाया जाएगा, यही किरण अग्रवाल कमेटी बताती है कि आपको बताया जाएगा कि आपको ब्लैक बोर्ड या अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, उस पर आपको पढ़ाने लगता है। तो वो क्या है, वो एक इसको बोलते हैं चॉक डस्टर मेथड। चॉक डस्टर मेथड में अभी भी पढ़ाया जा रहा है। ना आपको पार्टिसिपेंट बनाया जाता है किसी ट्रेनिंग का, ना आपको पूरी इजाजत होती है कि आप वहाँ पे अपने ज्ञान को या अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट विधाओं से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई है, तो सबको एक जैसा ट्रेनिंग दे देता है। इसको बोलते हैं पेडागॉगी का जो मेथड है, पेडागॉगी बोलते हैं इसको। तो पेडागॉगी का मेथड, जो लोग यहाँ पे टीचर हैं वो ये समझ पा रहे होंगे, पेडागॉगी का मतलब ये होता है कि कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। द मेथड ऑफ लर्निंग, दैट इज पेडागॉगी। कैसे लर्न करेंगे बच्चे। तो ये बोलती है कि चाइल्ड सेंट्रिक है, वो बच्चों के जैसा व्यवहार किया जाता है इस ऑफिसर्स को, रादर देन उसको एडल्ट सेंट्रिक ट्रेनिंग की जरूरत है, कोग्निटिव माइंडसेट बनाने की जरूरत है, मतलब वो कॉग्निशन उसका एक्टिव रहे। ऑफिसर है ना, वो किसी चीज को हाँ बोलेगा, किसी चीज को ना बोलेगा, किसी चीज को अपने आप को रख के देखेगा, और हर टाइम उसको यही करना पड़ेगा। नीचे के लेवल से लेके जो सबसे छोटा पोस्ट है, कौन सा, एसडीएम या डीएम, सबसे छोटा पोस्ट है, जिसको सबसे बड़ा समझते हैं हम लोग। और जब हम पॉलिसी मेकिंग के सबसे ऊपर पायदान में, लुटियंस जोन में बैठे होते हैं, तो वहां पे हमको घुड़सवारी काम नहीं आती। वहां पे हमें डिसीजन मेकिंग, जो जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, वहां पे लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट समस्याओं को सुलझाने का, जो प्रॉब्लम को सुलझाने का जो एक्सपीरियंस है, कभी नक्सलाइट से मिलते हैं, कभी आप टॉपर स्टूडेंट से मिलते हैं, कभी आप खिलाड़ियों से मिलते हैं, कभी आप बाढ़ में जाते हैं, कभी आप पे बुके फेंका जाता है, कभी आपको ब्रिक बैट फेंका जाता है, ईंट भी, पत्थर भी फेंका जाता है। इतना एक्सपीरियंस लेके जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये यहाँ जो यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये सारा चीज जो सीख पा रहे हैं आप, वो भी ट्रेनिंग का असर है। तो इसी सानिध्य में आपको हर जितने भी थिंकर हैं उसको लगाना होगा। खासकर बिहेवियरलिस्ट का आज के डेट में ट्रेनिंग में बहुत बड़ा रोल है। बिहेवियरलिस्ट या बिहेवियरलिज्म क्या बताता है, पहली चीज क्या बताएगा कि लीडरशिप जनरेशन इज द नीड। दूसरा, लीडरशिप कौन सा, लीडर भी दो तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, एक मैनेजर्स, या एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर में भी डिफरेंस बताया गया है। तो पॉलिटिकल लीडर और ब्यूरोक्रेटिक लीडर। तो यहाँ हम ब्यूरोक्रेटिक लीडर की बात कर रहे हैं कि उसको हमें बनाना है। दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग का जो कैपेसिटी है वो डेवलप करना है। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करेगा वो करना है। उसके बाद मोराल कैसे बूस्ट करेगा, जैसे कि कप्तान साहब बोला जाता है किसको, एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो ये कप्तान साहब करते क्या है एक्चुअली, कप्तान साहब बैठ के खाली उसके साथ गपबाजी थोड़ी नहीं। कप्तान साहब के जितने जितने भी पुलिस होंगे, 10,000 20,000 पुलिस होंगे, वो उनका मोरल बूस्ट करने का काम करेंगे। जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सख्ती से काम आएंगे, उनको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, और हर तरीके से जो है प्रबंध व्यवस्था, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। टॉप लेवल का लीडरशिप होता है एसपी का जिले में। और यही यहीं पे जो है डिफरेंस आता है कि बाकी नीचे के जितने लेवल्स हैं वो सारे लेवल्स स्टेट पे या उससे भी स्टेट सर्विसेज या उससे भी जो नॉर्मल कमीशन होते हैं उससे लोग चुन के आते हैं। लेकिन एसपी की ट्रेनिंग ही इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो, उसका माइंडसेट इतना ज्यादा फर्टाइल होना चाहिए कि वो किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी, किसी भी कार्डर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके वो लीडरशिप दे सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, कम्युनिकेट कर सके, मोरल बूस्ट कर सके वर्कफोर्स का, जो कि पुलिस है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे कि एसपी होगा, डीएम होगा, ये सब सारे लोग करेंगे। तो बिहेवियरलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है ट्रेनिंग का।
जब तक ट्रेन नहीं करेंगे तब तक लीडर नहीं पैदा होगा। ट्रेन लीडर्स की बहुत जरूरत है। ट्रेट आप में हो ना हो लीडर बनने की, लेकिन आपको लीडरशिप प्रोवाइड करना होगा। और एक मान लीजिए 21 साल की बच्ची भी पास कर जा रही है तो वो भी दे रही है लीडरशिप, सेम मामलों में उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि इम्पर्सनैलिटी ऑफ द ऑर्डर की बात की है, कि कोई आदमी किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा है ऑर्डर, पोजीशन को ऑर्डर कर रहा है। एक एसआई अगर इंस्पेक्टर से ऑर्डर ले रहा है तो इंस्पेक्टर और एसआई एज अ पर्सन नहीं ले रहा है, एज अ पोजीशन ले रहा है। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखनी है। जितने भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक कि मोटिवेशन की बात आप करें जो हमने लिखा है उसमें मास्लो और हर्जबर्ग की थ्योरी में देखा, मोराल की बात करें, कम्युनिकेशन जो बर्नार्ड बताते हैं कि बहुत कम्युनिकेशन जो है लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिसीजन मेकिंग की हम बात करें तो वहां पे हर जगह पे साइमन बात करते हैं ना इसकी, तो आप यहाँ पे भी खोज लेंगे उन थिंकर्स को, और बिहेवियरलिज्म को मिला के आप ट्रेनिंग में बात करेंगे कि बिहेवियरलिज्म में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा यूज है। क्योंकि बिहेवियरलिज्म अपने आप में मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन जनरेट होगा कैसे? मोटिवेशन जनरेट होगा ट्रेनिंग प्रोसेस से। तो ये चीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डीओपीटी ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, किरण अग्रवाल कमेटी को, और ओवरऑल ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड के बारे में आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पे स्टेट सर्विसेज जैसे कि बीपीएससी या बाकी पीएससी जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो ट्रेनिंग का मेथड है उसको भी उठाने की जरूरत है ऑन द लाइंस ऑफ दिस। तो यहाँ का जो मॉड्यूल्स होता है हूबहू उठा लिया जाता है लवासना या बाकी जगहों से। हालांकि अब स्टेट्स में भी स्टेट ट्रेनिंग कॉलेजेस की व्यवस्था रिकमेंड किया है सेकेंड एआरसी ने, इसको आप लोग लिख लेंगे। ये सेकेंड एआरसी ने बताया कि स्टेट में स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, जो कि लवासना और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से भी जो है संबद्ध होना चाहिए, एक नेटवर्क मॉडल में बना रहना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार भी इनपुट देगा, लवासना या बाकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेशनल पुलिस एकेडमी है उसका भी आएगा, और बाकी जगहों का भी इनपुट आना चाहिए। और वहाँ पे लोग जो आएंगे वो भी लैटरल एंट्री के जरिए, प्रोफेसर्स भी आ सकते हैं, ट्रेंड एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स, और सारे लोग आके पढ़ाएंगे। तो अभी जो आपको राजगीर वाला जो खुला है पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, वो आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए बिहार में। उस तरीके की एग्जाम्पल आप लोग खोजेंगे। और जैसे कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला जो एकेडमी है उसका नाम भी आप ले सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप केवल आईएएस ऑफिसर की बात करें, आप डीएसपी कहाँ पे ट्रेंड होते हैं उसकी भी बात कर सकते हैं, एसडीएम कहाँ पे ट्रेंड होते हैं उसकी भी बात कर सकते हैं, एसआई कहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं उसकी भी बात कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट सर्विसेज। तो स्टेट में जब भी एग्जाम्पल लेना हो ये सब एग्जाम्पल लेंगे। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की, तो यहाँ आप ये लकीर के फकीर मत हो जाना कि आईएएस ऑफिसर के लिए बोला है तो बाकी जगह यूज नहीं होगा। आपको यूज कहाँ कराना है? जैसे ही पुलिस ट्रेनिंग की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो तुरंत बात कर देना। किरण अग्रवाल कमेटी ने बताया है कि आदमी जो पुलिस का जो ट्रेनिंग होना चाहिए वो माइंड सेट डेवलप करने पे होना चाहिए, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिव पुलिस फोर्स के तौर पे होना चाहिए, कोड़ा मार वाला वो अंग्रेज के जमाने के जेलर टाइप का नहीं होना चाहिए। आप लिख भी सकते हैं ये चीज, अंग्रेज के जमाने के जेलर सोले वाला डायलॉग। आप लोग थोड़ा बहुत इनोवेट करके लिखेगा तो नंबर भी अच्छा मिलेगा। ये चीज आप लिख के रखिए। हर आदमी को अच्छा लगता है कि कोई आदमी इनोवेट करके उसको दे सामने। तो पुलिस में आप यूज कर सकते हैं, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में तो यूज करेंगे ही करेंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे अवयव होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे कि सोशल ऑडिट की ट्रेनिंग। तो सोशल ऑडिट की ट्रेनिंग में, सोशल ऑडिट कौन करता है इसके डेट में? ग्राम सभा करेगी ना। तो ग्राम सभा को 73rd एंड 74th में जब आप बात करेंगे तो भी वहां पे ये चीजें बात कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप किरण अग्रवाल जी का नाम ले ही लें, पर्सनल में, फाइनेंस में, और इसे बिगर बिगर टॉपिक्स में तो ले सकते हैं, पुलिस में जहाँ पे पर्सनल डायरेक्ट दिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पर्सनल नहीं दिख रहे हैं आपको, क्योंकि गाँव गाँव की जनता इन्वॉल्व है, और ये चीज इन्वॉल्व है, कम्युनिटी पुलिसिंग इन्वॉल्व है, कम्युनिटी ऑडिटिंग इन्वॉल्व है। तो वहां पे आपको किरण अग्रवाल कमेटी के बेसिस को पकड़ के लिख देना है, सिंपल एज इट इज। लेकिन मैं बताऊं कि पूरे के पूरे सिलेबस में आपको इसका यूज हो सकता है, खासकर ट्रेनिंग के क्वेश्चन में आपको यूज करना ही करना है। तो लेट्स सी इन्होंने बताया क्या। देखिए इशू क्या है, सबसे पहले किसी चीज को हम जब डिजाइन करते हैं तो प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग मॉडल ऑफ साइमन में क्या बताता है कि पहले डिजाइन एक्टिविटी होगी, तो उससे पहले इंटेलिजेंस एक्टिविटी की बात करते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो हमको पता होना चाहिए कि दिक्कत क्या है। जैसे कि फार्म बिल्स आए थे अभी किसानों के लिए, उसमें क्यों इतनी गहमा गहमी हो गई? सरकार ने पता तो लगा लिया कि इंटेलिजेंस तो कर लिया, लेकिन डिजाइन में प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्योंकि जनता को इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनकी समस्याओं को नहीं देखा गया एग्जैक्टली। तो टॉप लेवल पे सोच लिया गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो दिक्कत हो गई, पूरा रोड जाम हो गया।
तो यहाँ पे इशू को सबसे पहले इन्होंने कंसीडर किया है कि इंडक्शन ट्रेनिंग, जो इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन का मतलब क्या है, इंडक्ट करना, किसी चीज में एंट्री लेना, इनिशिएट करना, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब उत्प्रेरणा भी होती है, उत्प्रेरित करना। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी और उसमें पढ़ते हैं ना, वो इंडक्शन थ्योरी, कि किसी चीज में अगर आएगा इलेक्ट्रिसिटी तो किस तरीके से जो है उसका बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, रिपेलिंग या प्रोपेलिंग बिहेवियर होगा, या खींचने वाला भी बिहेवियर हो सकता है। तो ये चीजें इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्ट का मतलब ये होता है कि आपको सर्विस में एंट्री दी जा रही है, और ये सर्विस बहुत बड़ी सर्विस है, आपकी सोच से काफी ज्यादा बड़ी है। देश सेवा में आप जा रहे हैं, सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो इंडक्शन ट्रेनिंग में आपकी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, उसको रिफर्बिश करने की बात कर रहा है, नए तरीके का नया कपड़ा पहनाने की बात कर रहा है, चमकदार, जो कि पहले का जो था फटा हाल जो एडमिनिस्ट्रेशन दिखता था, आईएएस ऑफिसर जो है कई बार जमींदारों से बेहतर नहीं दिख रहा है, जमींदार बेहतर दिख रहे हैं, तो वो जा रहा है सरपंच से बेहतर नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं। अब जो है उसका जो आउटलुक है, केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी आउटलुक भी बहुत ही ज्यादा रिफर्बिश्ड होगा इंडक्शन ट्रेनिंग के थ्रू। तो ये चीज इन्होंने देखा कि ये कंसिडरेशन उनको लेना था। दूसरा चीज क्या है, रिवीजन, सिलेबस को रिवाइज करना है। तो अब देखिए ये सब कंपोनेंट आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत जेनरिक है, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग पूछेगा आपको बोलना है कि सिलेबस लेवल पे चेंजेस चाहिए। तो एकेडमी का जो सिलेबस है वो चेंजेस चाहिए, चाहे वो राज्य स्तर की ट्रेनिंग एकेडमीज हो, चाहे वो नेशनल लेवल की ट्रेनिंग एकेडमीज हो, चाहे हैदराबाद वाली हो, चाहे वो मसूरी वाली हो, चाहे वो दिल्ली वाली हो, चाहे वो नागपुर वाली हो। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग एकेडमीज हैं इंडिया में। पेडागॉगी एंड टेक्निक्स कंसिस्टेंट विद एडल्ट लर्निंग, वही मैंने बताया कि लर्निंग का जो मेथड है वो आपको एडल्ट लर्निंग जैसा होना चाहिए, बच्चों के जैसा उसको नहीं पढ़ाना है, आ ई ई नहीं पढ़ाना है, उसके अलावा उसको जो है उसके मानसिक चेतना को जगाना है कॉन्शियसली, और सब कॉन्शियसली वो देश के सेवा के काम आ पाए। कुत्ता ना घुमाए, जैसे कि अभी हुआ था दिल्ली में, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा एप्ट था। और जब उसको दिया गया पनिशमेंट तो भेज दिया गया नॉर्थ ईस्ट, तो लोगों ने ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इतना ज्यादा हीन जगह है, पनिशमेंट जगह है। तब सरकार को भी समझ में आया कि यार ये तो बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीर और इन जगहों पे जब भेजा जाता है तो वो एक तरीके का हनीमून डेस्टिनेशन है नॉर्मल लोगों के लिए। तो एडल्ट लर्निंग का जो मेथड है वो पेडागॉगी और जो टेक्निक है उसको एडल्ट लर्निंग के मेथड से मैच कराना है, ना कि बच्चों वाले से। दूसरा, इवैल्यूएशन सिस्टम। आप एक व्यक्ति को जितना इवैल्यूएट करेंगे, द मोर यू इवैल्यूएट योरसेल्फ, द मोर ब्रिलियंट यू विल बिकम, द मोर स्किल्ड यू विल बिकम। तो इवैल्यूएशन बड़ी जरूरी है। तो इवैल्यूएशन में बहुत सारे मॉडल्स आज के डेट में आ रहे हैं। मोदी सरकार ने बोला कि हम तो पहले देंगे ही नहीं आपको सर्विस, तो हल्ला हो गया पूरा। अभी 1 साल पहले ये घटना हुई थी ड्यूरिंग द ये कोरोना काल, तो कोरोना काल से थोड़ा पहले कोरोना काल आ गया तो फिर वो हटा दिया गया। इवैल्यूएशन में बोला गया कि आपको जब रैंक मिल रही है उसको लेते हुए, जैसे मान लीजिए रैंक 1 है, तो इसको नहीं ये तय होगा कि आईएएस मिलेगा ही मिलेगा और कौन सा कैडर मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग नहीं लोगे और ट्रेनिंग में जैसा परफॉर्मेंस करोगे उसको मैच करते हुए, फील्ड ट्रेनिंग में आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए फाइनली आपको इंडक्ट किया जाएगा। तो इसका पूरा लॉबिंग हो गया और उस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं छिड़ गई। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एट स्टेट, ये सबसे अहम है। आप देखोगे बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, डिस्ट्रिक्ट में जब उसको इंडक्ट किया जाता है, जब उसको अटैच किया जाता है एक प्रोफेशनल को, जो नया नवेला बंदा है उसको कुछ नहीं पता होता कि करना कैसे है काम, तो वो सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अभी सृष्टि जयंत देशमुख जी हैं, तो वो गार्डर वाला करके एक जगह है, तो वहां पे वो सीनियर ऑफिसर है, उसके निर्देशन में वो देखिएगा आप उनके साथ जो है बिल्कुल बायां हाथ बन के काम करती रहती है। तो इतने दिन अगर 6 महीने 1 साल 2 साल काम कर दिया और एज एसडीएम की पोस्ट पे, तब जाके डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट उसको मिलेगा 3 साल या 4 साल के बाद जाके। तो ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो होता है ना, उसमें ये एसडीएम डायरेक्ट नहीं बनाते। आपको बहुत सारे स्टेट, जैसे कि वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लें, वहां पे पुलिस में अटैचमेंट, एसआई बनाने से लेके बीडीओ बनाने से लेके हर जगह पे आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको अटैच करता है। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एट स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी में किरण अग्रवाल ने आगे बताया है कि ज्यादा से ज्यादा उसको जो आधा साल काट लिया इन्होंने, बोला कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग लोगों के, जनता के बीच में सीनियर ऑफिसर्स के सानिध्य में उसको होना चाहिए, उससे काफी लर्निंग मिलेगी। और वापस जब वो जाएगा 1.5 साल के बाद, लबासना वापस जाता है रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे वो अपनी अनुभव को बताएगा और डॉक्यूमेंटेशन करेगा और फिर वापस आके काम करना स्टार्ट करेगा, जहां वो अटैच किया जा रहा है एज ए परमानेंट सर्विस होल्डर, प्रोबेशन से हटके। ड्यूरेशन ऑफ ओवरऑल ट्रेनिंग एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टाइम अक्रॉस द ट्रेनिंग, तो इसमें आपको ओवरऑल ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो मैटर था, और एलोकेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि आपको पूरी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है।
सिलेबस याद रखना है कि सिलेबस में चेंज होना चाहिए, पुराना सिलेबस है, इतना दिमाग में रखना है आपको। पेडागोगी और टेक्निक, तो जो लर्निंग का टेक्निक है बस उसको याद रखिए। पेडागोगी वर्ड यूज करना जरूरी है, लेकिन वो होना चाहिए कैसे, जवान आदमी के हिसाब से, जो 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 सोच, उन्नत सोच, वैसा एडल्ट लर्निंग के हिसाब से होना चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे हम जांचेंगे, ये चीज़, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हम कैसे करेंगे, उसमें ड्यूरेशन और टाइम कितना दिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पे करेंगे, लिखेंगे कि ये सब रिवाइज होना चाहिए। अब रिकमेंड क्या किया, रिवीजन, इसी के आधार पे रिकमेंडेशन होगा। जो चीज़ें आपको रिवीजन करनी है या इशू जो कंसिडर किया गया है उसी के आधार पर रिकमेंडेशंस देना है। तो वो देखते हैं कि क्या है। मेन रिकमेंडेशन, ब्रिंग डाउन ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड ऑफ आईएएस 103 वीक या 2 ईयर से घटा के आपको 75 वीक और 1.5 साल कर देना है। पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज, केप्ट ड्यूरेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स सेम एट 15 वीक एज प्रेजेंटली। आपको फाउंडेशन कोर्स जो होना चाहिए वो 15 वीक का ही होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स में क्या करते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आपको ग्रेड ए वाले सर्विस हो, बी वाले सर्विस हो, सारे सर्विसेज को एक जगह एक छत के नीचे लवासना में ट्रेन किया जाता है 15 वीक तक। और वो 15 वीक तक में सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फिर अपनी अपने ट्रेनिंग एकेडमी में निकल जाते हैं। और रह जाता है कौन, केवल आईएएस ऑफिसर्स जो ट्रेन हो रहे हैं, आईएएस कैडेट्स, वो यहाँ पे ट्रेन होते हैं लवासना में। यही है फाउंडेशन ट्रेनिंग, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग यही है आपका। उसके बाद 75 वीक कर देना है ओवरऑल। इसमें आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स 1 हो, सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स 15 वीक का हो गया, उसके बाद 21 वीक का, उसके बाद 33 वीक का, उसके बाद आपको 6 वीक का। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि 2 साल से घटा के, ये वीक भी याद ना रखो तो चलेगा, 2 साल से घटा के 1.5 साल कर देना है। ये रिकमेंड किया किरण अग्रवाल कमेटी ने। दूसरा, फाउंडेशन कोर्स 15 वीक का होना चाहिए सबके लिए, सारे एक छत के नीचे करेंगे काम, ट्रेन होंगे। तो उससे क्या होगा, स्पिरिट डी कोर की बात हो रही है, स्पिरिट डी कोर की बात हो रही, भातृत्व की भावना डेवलप होगी। ये कौन बोला, फेयोल बोला। तो फेयोलिज्म को यहाँ पे रिलेट करके देख लीजिए, फेयोलिज्म वाली चीजें याद करके यहाँ पे रिलेट कर दीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स जो है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, इसको हम 2-3 जगहों पे लिख सकते हैं। वाल्डोवियन पर्सपेक्टिव, वाल्डो भी यही बताते हैं। और जो हमारे जो महाशय वुडरो विल्सन महाशय हैं वो भी बता रहे हैं। तो विल्सोनियन वाल्डोवियन एजेंडा में आपको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, तो प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड इसीलिए है। उसी उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे पीटर ड्रकर भी बोलते हैं, पीटर ड्रकर भी बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म की बात। ये स्केल ड्रॉर बोलते हैं कि पॉलिसी एनालिस्ट या पॉलिसी परसेप्शन एनालिस्ट जो है वो होना चाहिए, तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, पॉलिसी प्रोफेशनल बोलते हैं या पॉलिसी साइंटिस्ट बोलते हैं। तो ये सब सारा यहीं से निकलेगा। यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी में जेएनयू से 2 साल की डिग्री आपको मिलती है। इसीलिए भी यहाँ दिक्कत है, इसको कैसे एमए इन पब्लिक पॉलिसी मिलता है। चाहे आपने किया है नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप पीएचडी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वापिस आपको एमए इन पब्लिक पॉलिसी दिया जाता है जेएनयू से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की बात हम कर चुके हैं और फाउंडेशन कोर्स आप समझ चुके हैं। फाउंडेशन कोर्स क्यों जरूरी है मैंने बता दिया, एस्पिरिट डी कोर या भातृत्व की भावना डेवलप करने के लिए, इंटरपर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए, जो चाहे वो कहीं पे भी होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये टॉप नॉच डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में मदद मिलेगी। उस बैच के ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स से भी इंटरेक्शन कराया जाता है सबको। टू इंट्रोड्यूस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब देखिए कि मध्य काल में जब ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि आपने 14 साल या 15 साल कर लिया काम, यहाँ पे बात हो रही है कि 4 साल के सर्विस के बाद भी मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज हो जाने चाहिए। तो ये चीज अब कहाँ पे आप रिलेट करेंगे, मिशन कर्मयोगी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी मिशन कर्मयोगी पढ़ा है ना, उसी में एक आई गॉट ट्रेनिंग की भी बात की, ई सर्विसेज के थ्रू, ई एजेंडा के थ्रू मिशन कर्मयोगी में, उसमें जिससे कि जनता के सेवक के प्रति के तरीके से और न्यू एज गवर्नेंस में यहाँ के सभ्यता के हिसाब से, यहाँ के आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से यहाँ का ऑफिसर काम करे, इसके लिए संकल्पना ली है मिशन कर्मयोगी। नाम ही से ही पता चलता है, कर्मयोगी, जो कर्म में बिलीव रखता हो, जो सर्विस करना चाहता हो, जिसका ओरिएंटेशन ही सर्विस है, समझ रहे। तो शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ सर्विस प्रदान करने की बात की जा रही है। मिड करियर ट्रेनिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है आज के डेट में, तो आप यहाँ पे लैटरल एंट्री से भी जोड़ के इसको देख सकते हैं। लैटरल एंट्री में जब लोग आ रहे हैं, 10 साल के एक्सपीरियंस आपका है प्राइवेट में, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो लेटरल एंट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तब आपको इंडक्ट करेगा।
तो वो 10 साल की ऑलरेडी सर ट्रेनिंग लेके आ रहा है। और अगर आपको मिड करियर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है और लेटरल एंट्रेंट्स आते हैं तो आप अपने आप को बहुत बुरा फील करोगे। तो शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वंस यू कम इन द सर्विस, आपका मुहाल हो जाता है डेली लाइफ में कोई चीज़ पढ़ना या सीखना नया। बहुत कम आप सीख पाते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब। 24/7 आपको 4 बजे उठ के भी दंगा नियंत्रण में जा सकते हैं, और 12 बजे रात में भी आप सांप पकड़ रहे होंगे फ्लड में। ये चीज़ें भी हो सकती है। तो ये मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज को आपको लेटरल एंट्री में, तो ये क्या चीज़ से होगा रिलेट? फ्योल ने जो बात की थी, क्या चीज़ की? फ्योल ने हायरार्की में लेवल जंपिंग की बात की। उसको क्या बोला उन्होंने बीच वाले को? गैंग प्लैंक। गैंग। तो गैंग प्लैंक में ये बताया जाता है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो आपको यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ही हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस लेवल पे ऑफिसर है, 4 साल का ऑफिसर है, तो 4 साल के लेवल वाला उसको ट्रेनिंग मिले, क्योंकि वो जो सर्विस वो ट्रेनिंग लेके वो आ रहा है लवासना, उसी के लिए उपयुक्त था। वो वापिस लवासना जाएगा तो उसको नया चीज तो कुछ नहीं मिलने है। समझ रहे हैं आप? और ये फील्ड में काम भी कर चुका है, अब तो लवासना को सिखाएगा ये। उल्टा लवासना इसको क्या सिखाएगी? तो मसूरी जाके तो एंजॉय ही करेगा खाली, फिर हिल पे जाएगा, देखेगा वो पुराने दिन, अच्छे दिन। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं। अब आपको लेटरल एंट्री में फ्यूल की वो गैंग प्लैंक वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है ट्रेनिंग की बदौलत। जो लेटरल एंट्रेंट आ रहे हैं उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन होना है। मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनको मिल रहा है, शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज जैसे मिशन कर्मयोगी आईगॉट में मिल रहा है इनको। इससे इनका वृद्धि होगा, मानसिक चेतना में वृद्धि होती रहेगी, लगातार स्किलिंग में वृद्धि होती रहेगी। और एक चीज आपको रिलेट करके देखना है, डोमेन स्पेशलाइजेशन। हम लोग डोमेन स्पेशलाइजेशन तो चिल्ला देते हैं, लिख देते हैं कहीं पे भी, लेकिन डोमेन स्पेशलाइजेशन जैसे मान लीजिए हेल्थ में है या एजुकेशन में, इसको ट्रेन होना है और इसी इसी डोमेन में इसको आगे बढ़ना है, और बाद में उसको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो सर्विस ज्वाइन करता है और उसी चीज को पसंद करता है कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो हेल्थ को ज्यादा ध्यान देंगे, मेरा प्रायोरिटी ही हेल्थ है। बहुत लोग ऐसा होता है भी, बहुत लोगों का एजुकेशन जो है प्रायोरिटी होता है। तो उसको जब डोमेन स्पेशलाइजेशन करने की बारी आनी चाहिए तो उसको ये शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज, मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या सर्विस रिकॉर्ड, जो भी चीज उसका होना चाहिए वो सारा अलाइंड होना चाहिए। किस चीज में? वो अलाइंड होना चाहिए उसके डोमेन स्पेशलाइजेशन में, जो कि एआरसी प्रथम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रशासनिक सुधार कमेटी जो थी प्रथम और द्वितीय, उन दोनों में भी ये डोमेन स्पेशलाइजेशन। और नीति आयोग एजेंडा, इसमें प्रथमतया जो लेटरल एंट्री है, डोमेन स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन एज टेक्नीशियंस, या जो आपको पर्टिकुलरली आपको एक एरिया में स्पेशलिस्ट बनाना, केवल स्पेशलाइजेशन नहीं, एज ए स्पेशलिस्ट भी। स्पेशलिस्ट क्या हो जाएगा? जैसे कि पॉलिसी स्पेशलिस्ट हो सकता है, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हो सकता है, हेल्थ स्पेशलिस्ट हो सकता है। वो फिर जो जो देगा, जो सुझाव देगा मंत्रियों को, वो बहुत बेहतर होगा, बहुत ही टेक्निकली परफेक्ट जवाब देगा वो। तो ये सब सारी चीज़ों को नीति आयोग के एजेंडा से भी आपको बताना है। नाम आपको लेते रहना है। देखिए आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, वही तो बता रहा है मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नहीं, आपको उसको रिलेट कर देना थिंकर से और नीति आयोग के एजेंडा से, सेकेंड एआरसी फर्स्ट एआरसी के एजेंडा से। आप लेते जाइए नाम डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, यहाँ तक कि 7th सीपीसी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला उसने? 7 सीपीसी ने बोला ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट जो है वो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे परफॉर्मेंस? पहले तो भाई ट्रेनिंग हो तब तो परफॉर्मेंस दे। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो भी उसमें आपने पढ़ा उसको साइड बाय साइड उसको याद रखिए दिमाग में, और इससे आप कनेक्ट करते जाइएगा, है ना? तभी फायदा है उसका। इम्फेसिस ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब देखिए ये एकदम सिंपल सिंपल बात बता रही है ये, लेकिन सिंपल बात को सरकारी एजेंडा में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार किसी का नहीं होता, सरकार किसी की नहीं होती, परमानेंट तो नहीं होती। तो देर इज नो परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन। ऑफिशियल्स का तो थोड़ा बहुत होता भी है कि उनको लग रहा है कि भैया हमें तो इसी में सिस्टम में काम करना है, तो हमें तो लोग देखेंगे, हमारी तो प्रतिष्ठा ही इसी चीज से चल रही है, हमारा तो रोजी रोटी इसी से चल रहा है। तो प्रोफेशनल्स वर्क लाइक या प्रोफेशनल्स। लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो थोड़ा सा इस चीज पे कन्नी काटते हैं, कम काम में ज्यादा नाम हो जाए। तो ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात हो रही है कि लर्निंग एज एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पे या एसडीओ के तौर पे, एसडीएम के तौर पे आपको यंग ऑफिसर्स को इनटेक कराना है। ज्यादा से ज्यादा ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए उनको। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बोलते हैं इसको।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। मतलब आप कितना ज्यादा अपने हाथ से काम सीख रहे हो, हुनर कितना बना रहे हो, हुनर कितना बना रहे हो, स्किल कितना बना रहे हो, प्रोफेशनल कितना बन रहे हो आप, है ना। एक होता है इमोशनल, एक होता है प्रोफेशनल। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक होता है एथिकल इंटेलिजेंस, है ना। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, एथिक्स की किताब में पढ़ लेंगे, पेपर 4 जीएस पेपर 4 होता है यूपीएससी में, वैसे नहीं करना। तो ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जितना भी आपका इसमें हाईलाइटेड है उस चीज पे आप गौर करते जाइए, आराम से आपका जो है लिख लोगे आप ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फील्ड पोस्टिंग इन डिस्ट्रिक्ट, तो यही चीज आपको याद रखनी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो मैंने बता ही दिया, अब कहाँ पे, फील्ड पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट में फील्ड पोस्टिंग होगी। तो फील्ड पोस्टिंग तो यही है, ये जनता के नजदीक जो है वही फील्ड पोस्टिंग है, मैदान में, कहने का मतलब जहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई वहीं पे हो रही है ना, डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, ब्लॉक में हो रही है, गाँव में हो रही है। नहीं तो वो दिल्ली में थोड़ी ना लड़ाई हो रही है, दिल्ली में तो खाली प्लान और प्रोग्राम पॉलिसी बन रहा है, सीधा इंप्लीमेंट होने के लिए इधर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ के लोगों से तो मिलेंगे तो वो तो एक खाना पूर्ति हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलना ही फील्ड पोस्टिंग है, यहाँ के लोगों के लिए काम करना ही, जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे या जनता के सेवक के तौर पे, वो फील्ड पोस्टिंग इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो ये क्या है, एसडीएम है, बीडीओ है, सीओ है, और उससे ऊपर जाएंगे तो डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिस जैसा जैसा नाम आपका है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो वो लर्न करने के लिए बोला एसडीएम के तौर पे ज्यादा से ज्यादा ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में कराई जानी चाहिए। इंडिपेंडेंट फंक्शन देना चाहिए, ये नहीं कि भैया उसको लगा दिया किसी ऑफिसर के साथ। इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एसडीएम के तौर पे होना चाहिए, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ उठेगा बैठेगा, लेकिन एसडीएम के तौर पे डेलीगेटेड फंक्शंस को यूज करेगा। डेलीगेशन का जो सिद्धांत है गुलिक एंड अरबिक का, यहाँ पे आपको बताना है, उसी से कोनोट करना है। ट्रेनिंग वाले क्वेश्चन में जब ये सब लिख रहे हैं तो आपको लगातार थिंकर्स याद आना चाहिए ऐसे ही। तो एसडीएम क्या काम करता है, डेलीगेटेड फंक्शंस ऑफ होम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको करता है यहाँ। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रंक्विलिटी की व्यवस्था हो, पीस बिल्डिंग की व्यवस्था हो, शांति एवं न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से समझाने का, चलाने का काम, चाहे वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एट लेवल ऑफ सब डिवीजन हो, ठीक है। तो वहां पे करेगा ये काम प्रमुख बन के, वहां का प्रमुख है वो। एसडीएम इज द हाईएस्ट पोस्ट एट सब डिवीजन लेवल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया। सर्विस रिकॉर्ड जो है रिव्यू करना चाहिए, ये चीज इन्होंने बताया। सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू करने के लिए अब आपको पता ही है, स्पैरो करके एक है, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, स्पैरो, प्रोबिटी, सॉल्व, ये सब क्या है ना, ई मैकेनिज्म है आज के तौर में। इसका नाम ऐसे ही है, इसका नाम स्पैरो का नाम वो मत लिख दीजिएगा हिंदी में, है ना, अंग्रेजी में ही नाम है। और ये सब सारे पोर्टल हैं, क्या है ये, ई पोर्टल, ई पोर्टल्स आर देयर, स्पैरो, प्रोबिटी, सॉल्व, ये सब सर्विस रिकॉर्ड को रिव्यू करने के लिए आज के डेट में यूज किया जाता है। इसी तरीके से 360 डिग्री 360 डिग्री अप्रेजल की हम बात करते हैं, 720 डिग्री अप्रेजल की बात करते हैं। ये सब सारा केस स्टडी वाले में 100 केस स्टडी जो मैंने दिया आप लोगों को उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि सर्विस रिकॉर्ड कितने सालों पे, 10 साल पे देखिए, 15 साल पे देखिए, 25 साल पे देखिए। अब ये देखना नॉर्मल देखने से एपीआर से अलग है। एपीआर में क्या होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, एक साल में आपने जो काम किया उसको 360 डिग्री अप्रेज कर रहे हैं। और ये सब सारे पोर्टल्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके। प्रोबिटी में क्या चेक हो रहा है, प्रोबिटी नाम से ही जाहिर है कि उसकी सत्यनिष्ठता की जांच की जा रही है। सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसका क्या है, वो चीजें जांच की जा रही है। स्पैरो में जनरली ये देखा जाता है ग्रिड बना के कि ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका क्या है। तो तीनों को मिला के और 360 डिग्री अप्रोच को अपनाते हुए सर्विस रिकॉर्ड जो है उसका बन रहा है हर साल। अब वो सर्विस रिकॉर्ड 10 साल का उठा के देखेंगे, फिर 15वें साल में देखेंगे, 25वें साल में देखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि उसको अकाउंटेबल बनाना है। अकाउंटेबिलिटी उसमें इम्प्रेगनेट करना है। इम्प्रेगनेट वर्ड क्या है, इम्प्रेगनेट वर्ड करने का मतलब है कि उसके अंदर जो है समाहित करना है, प्रोफेशनल बनाना है उसको। प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीजें आपको समाहित करने के लिए चेक करते रहेंगे उसको कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। 10 साल में कितना परफेक्ट हुआ, 15 साल में, 25 साल में। यहाँ तक कि सेकेंड एआरसी ने इसी बात पे बोला है कि जो ऑफिसर्स हैं उसको मिड टर्म रिव्यू करके हटा भी देना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट। आज के डेट में कंपल्सरी रिटायरमेंट लिख लीजिए, ये चीज बताएंगे आप। ये आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट मोदी जी का पूरा ट्रेडमार्क है। जब चाहें जिसको चाहें उसको कंपल्सरी रिटायर करा दें। मोदी इज लाइक तानाशाह हियर, इन अ गुड सेंस, इन अ गुड सेंस।
क्योंकि कंपलसरी रिटायरमेंट जरूरी है, नहीं तो डेड वुड्स पैदा हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड क्या है, डेड वुड्स, मरा हुआ पेड़ है। ऐसे ही लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको कितना भी मारिए कितना भी कुछ करिए वो कुछ होना नहीं है। तो वैसे डेड वुड्स को हटाने के लिए सेकेंड एआरसी ने भी ये रिकमेंड किया था कि रिव्यू करो और हटाओ। तो वही चीज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे भी यूज किया गया है, रिव्यू ऑफ सर्विस रिकॉर्ड। तो आपको कीवर्ड याद रखने हैं। क्या कीवर्ड याद रखेंगे यहाँ पे, बस 4-5 कीवर्ड अभी तक आपको मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आप याद रखेंगे किरण अग्रवाल कमेटी ट्रेनिंग के लिए है, और ट्रेनिंग जो है सबका लिंच पिन है। चाहे वो टेलर हो, चाहे वो साइमन हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, ट्रेनिंग को के बिना पे, जैसे डिसीजन मेकिंग क्या है, ट्रेनिंग मेथड। मोटिवेशन पैदा करना क्या है, मोटिवेटर्स। आपको लगता है इतना आसान काम है, नहीं तो बाकी एक आदमी करोड़ों कमा रहा है, अरबों कमा रहा है मोटिवेटर बन के, और एक आदमी उससे मोटिवेट भी नहीं हो पा रहा है। तो वो बहुत ही हाई स्किल्ड काम है। तो इसीलिए यहाँ पे हम रिफर्बिशिंग फिलॉसफी यूज करेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग कीवर्ड यूज करेंगे, सिलेबस पेडागोगी यूज करेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम यूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सिस्टम यूज करेंगे। उसके बाद आपको प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनलिज्म वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आपको मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज यूज करेंगे, ऑन जॉब और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यूज करेंगे, फील्ड पोस्टिंग वर्ड यूज करेंगे, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म इम्प्रेगनेट करना ये वर्ड यूज करेंगे, सर्विस रिकॉर्ड यूज करेंगे हम वर्ड। तो ये सब सारे की वर्ड हैं, यही वर्ड आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बहुत लोगों को अच्छा लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलता पब्लिक एड में, क्योंकि वो जीएस वाले सारे वर्ड यूज कर देते हैं। अच्छा, हिंदी वाले भी बच्चे जो हैं, अगर मान लीजिए उनको ये नहीं लगता कि कोई वर्ड उनको हिंदी में एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी का पूरा वर्ड यूज कर दीजिए वहां पे। आप एक प्रोफेशनल के तरीके से ट्रीट करेंगे यहाँ पे अपने आप को। हिंदी में जितना जानते हैं ठीक है, नहीं है तो कीवर्ड उठा लीजिए अंग्रेजी से, ज्यादा चिंता मत करिए और उसको लिख दीजिए, है ना। जैसे कि सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड को लिख दीजिए भाई देवनागरी में। मिड करियर तो मिड करियर को लिख दीजिए देवनागरी में। अगर आपको इंग्लिश में लिखने का मन, इंग्लिश में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर्गूमेंट्स ऑन रिडक्शन ऑफ 2 years ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब देखिए इसको मैं नॉमिनली समझाता हूँ क्योंकि आपके लिए नहीं है, ये आईएएस वाले बच्चों के लिए कुछ ज्यादा रहता है, बट आपके लिए इसमें क्या समझना है कि 2 साल क्यों रखा गया। 2 साल एक पाथ डिपेंडेंट मैनर में रखा गया था कि यहाँ 2 साल का एक जो एक ओवरऑल जो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ एंड करेगा, तो इसके बीच में बहुत बहुत सारी चीजें, कंपोनेंटल चीजें होंगी, जिसको हूबहू वैसे ही वैसे ओवर द टाइम यूज किया गया है ना। फ्यूचर को शेप नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट को शेप कर रहा है। 2 साल के ट्रेनिंग के कार्यवाही को ही देखा जाता है कि 2 साल में हम कितनी चीजें इसको ट्रेन कर देंगे। ये नहीं देखा जाता कि 2 साल के बाद वही ट्रेनिंग उसको काम आएगी क्या। तो इसीलिए उसको पाथ डिपेंडेंट मैनर में बोला गया है। तो ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज की गई है यहाँ पे। अच्छा, रिटेंशन, रिटेंशन क्या है, 2 साल क्यों होना चाहिए, ये तो पाथ डिपेंडेंट है इसलिए नहीं होना चाहिए, तो उसको इवॉल्व करना चाहिए फ्यूचरिस्टिक मेथड पे, आगे फ्यूचर में काम होना चाहिए अच्छे से अच्छा। तो यहाँ पे पहले पहले बताया जा रहा है। पाथ डिपेंडेंट मैनर सर फिर से एक बार बताइए। देखिए, पाथ डिपेंडेंट मैनर का ट्रेनिंग है जनरली इवॉल्व इन अ रैदर पाथ डिपेंडेंट मैनर। देखिए जितना जो रास्ता, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनको ये लगेगा कि 2 साल में हम डिग्री दे देंगे, तो उनके दिमाग में चल रहा है कि जेएनयू का पब्लिक पॉलिसी का डिग्री हम देंगे तो भैया पाथ डिपेंडेंट रहना तो पड़ेगा, 2 साल का 2 साल, लकीर का फकीर। अब 1.5 साल जैसे ही आप बताओगे बोलेगा नहीं, हो ही नहीं सकता पब्लिक पॉलिसी, अब जो एआईसीटी या जो यूजीसी है वो अलाउ ही नहीं करेगी। तो ये जो ट्रेनिंग का रवैया है वो ऐसा रहा है कि नहीं 2 साल है तो 2 ही साल रहने दो यार। उससे मतलब नहीं है उनको कि वो 2 साल बर्बाद हो रहा है, उनका 6 महीना बर्बाद हो रहा है, 8 महीना एक्स्ट्रा बर्बाद हो रहा है जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लेता। तो पाथ डिपेंडेंट मैनर का मतलब ये है कि एक ही रास्ता आपके पास, जैसे यहाँ से दिल्ली जाएंगे ना, पटना से दिल्ली, एक ही रास्ता, आप सोच ही नहीं सकते दूसरा रास्ता। ऐसा भी तो हो सकता है कि हवाई जहाज से कोई ऐसा रास्ता हो कि डायरेक्ट शहरों के ऊपर से दौड़ते हुए और चले जाएं आप, और ऐसा होता ही है। एयरप्लेन्स क्यों न जल्दी पहुंच जाती हैं, बिकॉज उनका पाथ ही डिफरेंट होता है, और रेलवे का पाथ डिफरेंट होता है। रेलवे अपने अपने टॉपसी टर्वी वे में अपने जो है पाथ पे चलता है। तो पाथ डिपेंडेंट मैनर का मतलब ये है कि रेलवे वो ऐसा ही चलेगा जैसे रेलवे का ट्रैक बनाया गया है, लेकिन हवाई जहाज चाहे तो कैसे भी उड़ सकता है, ये भी है, लेकिन ऐसा उड़ता नहीं है, उसका भी पाथ डिपेंडेंट ही होता है। बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पाथ डिपेंडेंट का मतलब ये है कि पाथ को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है और कोई वे नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही तय करना है, कंपोनेंट्स उतने ही हैं। अब बात समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट मैनर। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जाओ जाके दूध लेके आओ, तो आज आप दूध लेके आओ, एक ही दुकान है, तो एक ही दुकान है दूध वाले का, एक ही दूध वाला वहाँ पे जो है दुकान लगाता है, तो क्या करिएगा आप, अब उसी पाथ पे जाइएगा, वहीं पहुंचना है आपको, पाथ डिपेंडेंट मैनर।
ना वो दुकान वाला चेंज करने को तैयार है, आपके घर के नज़दीक आने को तैयार है, ना आप वहाँ पे जाके परमानेंटली बस सकते हैं। तो ये चीज़ आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ रिटेंशन में इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कि जैसे कि सेटिस्फैक्शन है, टाइम के हिसाब से, टाइम के अनुरूप ये खरा उतरा है अभी तक। अय्यर कमेटी और सेकेंड ARC कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि 2 साल का ही होना चाहिए। AICT का जो PG डिप्लोमा है पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में, वो आपको फॉर्मली 2 साल के ही ट्रेनिंग पे होगा। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल बल्ज है, मतलब हम अगर 2 साल से कम कर देंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स फिर हम इनटेक करने लगेंगे, उतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि अगर 1.5 साल में होने लगेगा तो बहुत तुरंत 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 आपको बल्ज हो जाएगा। ट्रेनर्स को दिक्कत होगी, ट्रेनिंग की जो नीड है, लवासना में एक लिमिटेड लेवल का रिसोर्स है, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो ये नॉमिनली समझ लीजिए आप, इसको बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सिविल सर्विसेज भी 2 साल मोस्टली करते हैं, और IAS उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब माना जाता है इंडिया में भी। बाकी सर्विसेज 2 साल आपको किया जाता है, जबकि IAS जो है मोर कॉम्प्लेक्स जॉब है। उसके बाद देखिए आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ रिडक्शन ऑफ ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड। तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, रिडक्शन होगा तो 6 महीने कम करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू फॉर मनी। इफिशियंसी फ्रेमवर्क ऑफ होम टेलरिज्म। उसके बाद जो मीडियन ईयर है, अगर आप देखेंगे टॉपर्स को, रैंक 1 को भी अगर आप देख लें, 28-29 साल से कम का कोई रैंक 1 अभी तक नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम दिखेगा। टीना भी दिख जाएगी, कोई कोई दिख जाएगा, बट मोस्टली जो ऑफिसर्स हैं आपको, अनुदीप दुरीशेट्टी से लेके कोई भी, वो आपको दिखेगा कि 28 साल 29 साल के मीडियन एज में है। प्रदीप जी जो अभी 19 में ये किए थे, वो भी वैसे ही। तो लगभग लगभग आपका 28-29 साल का मीडियन एज है। तो ये ट्रेनिंग को कम करा था, क्योंकि आप मैच्योर माइंडसेट लेके आ रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग की नीड कम है, तो जबरदस्ती आपको 2 साल फिर पढ़ाया जा रहा है। वैसे भी आप 6 अटेम्प्ट मार के आ रहे हो अगर, क्योंकि 28-29 साल में आ रहे हो, तो फिर 3-4 अटेम्प्ट तो मार ही दोगे कम से कम। तो और जनरली यही है, 4 अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट एक गोल्डन माना जाता है, चौथा जो है वो जनरली। इससे डरिएगा नहीं, बहुत सारे लोगों का जल्दी भी हो जाता है सिलेक्शन किसी भी चीज़ में, BPSC हो चाहे UPSC हो। मेनी ट्रेनीज इंटर सिविल सर्विस सिग्निफिकेंट प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कोई कॉर्पोरेट में जॉब छोड़ के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई इंजीनियर बन के आ रहा है, तो ये प्रायर वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। तो इससे ट्रेनिंग के जो उसका टाइमिंग है उसमें कम हो जाएगा। उसके बाद ओवरऑल जो एक ये भी बताया जाता है कि अगर जनरली 21 साल में इंटेक होना है और 60 साल में रिटायरमेंट होना है, तो 40 साल का जॉब होता है। लेकिन अगर 30 साल में या 32 साल या 35 साल में कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग 38-40 साल तक करते हैं। बैकग्राउंड जरा सा प्लीज बंद करिए जिनका भी ऑन है। तो ये 35-40 साल सर आवाज कट रहा है आपका। ये जो कोई हैं जिन्होंने ऑन कर रखा है, प्लीज बंद कर लीजिए। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर। वो बीच में ऑन कर देते हैं तो कटेगा आवाज। तो देखिए ये मैंने बताया मीडियन एज की बात, तो इसकी वजह से ट्रेनिंग की कम जरूरत है। फिर देखिए सम ओवरलैप इनपुट्स टॉट ड्यूरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग एंड रिवाइज्ड UPSC GS सिलेबस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है आपको, तो इंडियन पॉलिटी जो GS पेपर 2 है वो पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे GS सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, तो वहाँ जाके इंडक्शन ट्रेनिंग में फिर से वही क्या पढ़ेंगे आप, है ना। तो ये सब सारी चीजें जो ओवरलैपिंग है उसको कम करने के लिए कट करना है। ICT की जो सुविधा है वो फास्टर और इफेक्टिव वे है, तो वहीं बैठ के पढ़ाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत हो तो मिशन कर्मयोगी, iGOT प्लेटफॉर्म, इन सब सारी चीजों से पढ़ सकता है। एडवेंट ऑफ ये हो गया। उसके बाद जनरल रिफ्रेन, मेनी रिस्पोंडेंट बोलते हैं कि मैक्सिमम लर्निंग जो आता है वो इंडिपेंडेंट चार्जेस से आता है, जिसको कि किरण अग्रवाल कमेटी ने भी बोला कि हाँ, हम इंडक्शन ट्रेनिंग में जो फील्ड ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए कि फाइनली जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो सब सारी चीज़ों की बात की गई, इसको जरूरी नहीं है आपको समझना। गिवन जनरल शॉर्टेज जो जूनियर IAS लेवल ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखना होगा कि जनरल शॉर्टेज है जूनियर लेवल IAS का मोस्ट स्टेट में। बिहार में तो बहुत ज़्यादा है, UP में बहुत ज़्यादा है। तो जूनियर लेवल IAS जो होते हैं उनको यहाँ पे काम ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं, उनका यंग माइंड होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में जो है ज़्यादातर सक्रिय होते हैं, लोगों के साथ मिल के काम करते, कंधा से कंधा मिला के। ज़्यादातर उनके में ईगो नहीं होता, जनरली ये देखा जाता है। ईगो आता है 5 साल के बाद, ठीक है।
जब आपको लगता है कि नहीं यार हम तो कुछ हैं, ऐसा फीलिंग आने लगता है, वही ट्रेंड इनकैपेसिटी वाली बात आने लगती है धीरे धीरे कि हम क्यों करें, सामने वाला नहीं कर रहा है, हम इतने सीनियर ऑफिसर हो गए, ये सब दिमाग में चलने लगता है। तो कटिंग एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये माइकल लिप्स्की का एक सिद्धांत है, आप लोग लिख लीजिए, माइकल लिप्स्की। माइकल लिप्स्की ने बोला कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी, कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी मतलब जो सबसे ज्यादा एज पे जा, जैसे जहां पे कि जनता खड़ी है ना, आपका सर्विस लेने के लिए ये जनता खड़ी है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। कौन सा ये एडमिनिस्ट्रेशन है? ये एडमिनिस्ट्रेशन विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी जगहों पे जनता ऐसे हाथ पसार देती है, डायरेक्ट लाओ सर्विस हमको लेना है। इसको बोलते हैं डोर स्टेप डिलीवरी भी आज के डेट में बोला जा रहा है। तो कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं कौन लोग? जैसे दरोगा जी हो गए, ठीक है, दरोगा जी पे एक सिनेमा भी बना हुआ है भोजपुरी में। चलिए, तो कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जैसे कि दारोगा हो गए या बाकी वैसे सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको सर्विस दे रहे हैं, लिटरली सीईओ, बीडीओ, पंचायत में बहुत सारे जो पंचायत सेवक हो गए, ये सब हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, मतलब मैं केवल ब्यूरोक्रेसी की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो माइकल लिप्स्की का ये सिद्धांत है, कटिंग एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है एसडीएम्स का होना चाहिए, और वहाँ पे शॉर्टेज है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे लीडरशिप पोजीशंस वाइडेबल है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जो लीडरशिप पोजीशन दे पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एसडीएम्स के तौर पे इनको नियुक्त किया जाए, यंग ऑफिसर्स को, पुराने और बूढ़े लोगों को नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइकल लिप्स्की का यहाँ सिद्धांत कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी मजबूत होना चाहिए, तभी संविधान की जो मूल भावना है वो मजबूत होगी, ऐसा बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसकी बात किसने की थी, कौन से थिंकर ने? विल्सन ने बताया ना कि जो मोस्ट विजिबल एंड एक्टिव पार्ट और एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी की बेसिकली बात हो रही है, जो जनता के सबसे नजदीक है, ठीक है। इसके बाद बोला कि मेनी स्टेट आईएएस बीइंग पोस्टेड एट सीईओ, जिला परिषद, म्युनिसिपल कमिश्नर और इवन डीएम्स विद इन अ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ये अच्छी बात है, बहुत सारे स्टेट में जिला परिषद के तौर पे, म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पे, डीएम के तौर पे 1 साल के अंदर अंदर दे दिया जाता है। तो इसमें एक समरी है, ये चीज़ आपको समझना है कि गेन जो है रिसोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, जो कि टेलरिज्म में भी बताया जाता है। टेलरिज्म में क्या बताया जाता है कि रिसोर्स को ज़्यादा, कम से कम, मतलब इकोनॉमी होनी चाहिए हमारा, कम खर्च में और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। बिलो द लाइन एंड एबव द लाइन बेनिफिट है, मतलब बिलो द लाइन बेनिफिट का मतलब ये है कि जो जनता के पास जाके काम कर रहा है, और एबव द लाइन का मतलब हुआ कि पॉलिसी मेकिंग में हो रही है आपको मदद, इस वजह से क्योंकि आप जनता के पास जितना ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छा काम है पॉलिसी मेकिंग में। तो बिलो द लाइन एंड एबव द लाइन जो आपका है वो काफ़ी केस बनाता है रिडक्शन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि किरण अग्रवाल कमेटी का एक ही मकसद था कि भाई 6 महीने कम कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ट्रेनिंग में लगा दो, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ बताई जा रही है कि हमारा जो पर्पस है, हायर पर्पस, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएएस के तौर पे, उसको रीडिस्कवर करने की जरूरत है, रीस्टेट करने की जरूरत है और रीअफर्म करने की जरूरत है। अब ये सब कीवर्ड आपको लिखना नहीं है, ये सब महज अंग्रेजी है। आपको लिखना क्या है कि गोल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये परिभाषा ही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की या वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, आपने जो पढ़ा होगा, है ना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है गोल सेट, गोल ओरिएंटेड, है ना, और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और ऑफिसर्स जो है देमसेल्फ कमिंग टुगेदर इन फ्रेश यूनिटी, कमिटेड स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस एंड कोलैबोरेशन। तो पहले फ्रेश यूनिटी में आना है और एक्सेलेंस और कोलैबोरेशन में आना। तो ये भी चीज़ वही बात की जा रही है कि यूनाइटेड सर्विस, इसका जिक्र किसने किया था? यूनाइटेड सर्विस, कमिटी ऑफ सर्विस, यूनाइटेड सर्विस, एक राष्ट्र, एक तरीके का सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। सरदार पटेल जी का जो संकल्पना है, सरदार पटेल जी ने बोला कि आईएएस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी, स्टील फ्रेम होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि वो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारतीय प्रशासन की, ठीक है। हुआ क्या?
तो आज के डेट में बोला जाता है इसको बम्बू फ्रेम। बम्बू फ्रेम बहुत मजबूत नहीं होता है, झुग्गी झोपड़ियाँ और बाकी ये जो स्लम की बस्तियाँ होती हैं बैम्बू फ्रेम पे टिकी रहती हैं। और इसी को एक हैं माइकल क्रोजियर, और ये उन्होंने बोला ब्यूरोक्रेजी, एक वर्ड यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है जो कि ठीक नहीं है, वो एक्सेलेंस और कोलैबोरेटिव एटीट्यूड को और यूनाइटेड एटीट्यूड को नहीं दिखाती है। तो जो रोल है आईएएस का वो है नेशन को संवारने का, सिविल सर्विस को जनता के पास पहुंचाने का कटिंग एज लेवल पे। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या चीज़ करेगा? ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है आपको ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कंजूसनेस होना चाहिए किसका? जो प्रोफाइल है इंटरेंट का, किस तरीके से वो डॉक्टर बन के आ रहा है, इंजीनियर बन के आ रहा है, सबको एक ही जैसा नहीं पढ़ाना सिखाना चाहिए। रादर सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग होनी चाहिए, डोमेन स्पेशलाइजेशन का ख्याल रखते हुए, जो नीति आयोग कहती है। ईजियर एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको पता है, जैसे मुझे बताया जा रहा था कि आईएएस ऑफिसर के द्वारा मैं बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने बताया कि लवासना में जब आप जाएंगे ना, जिनको भी शौक है जाने का, लाइक वो जाएं आईएएस भी बने, तो वहाँ पे अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको किताब उठा के रखेंगे ना, वहाँ पे 10 किताब रख दिया, ऐसे ही रख दिया तो पूरा का पूरा रीड कर लेता है सिस्टम, ये आपने कौन सा किताब उठाया, कहाँ से उठाया, और वो कितना खाली हो गया, और फिर आप लेके चलते बनिए। तो इतना बेहतरीन व्यवस्था वहाँ पे पढ़ने की बनाई गई है। हालांकि बहुत लोग पढ़ नहीं पाते वहाँ पे जाके। तो लर्निंग रिसोर्सेज, इजियर एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, ये आपको केवल लवासना में नहीं, मिशन कर्मयोगी, आई गॉट प्लेटफॉर्म, ई रिसोर्सेज, सैटेलाइट रिसोर्सेज, इसमें मूक है, मूक सर्विस जो है स्पेसिफिकली फॉर ऑफिसर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मूक स्वयं करके एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, मूक। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। मोर डायनेमिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। टाइम स्पेंट ड्यूरिंग बोथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मस्ट बी सब्जेक्टेड टू कॉस्ट बेनिफिट टर्म। कॉस्ट बेनिफिट टर्म पे आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का मतलब लवासना में ट्रेनिंग, विदाउट इम्पैक्टिंग एडवर्सली इन एनी मैनर ऑन डिजायर्ड आउटकम, किसी भी तरीके से आउटकम में कमी नहीं आनी चाहिए। जो ठंडे ऑफिसर्स हमें क्रिएट नहीं करना, काफ़ी एनर्जेटिक ऑफिसर्स क्रिएट करना, प्रोफेशनल बनाना है। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टाइम के मामले में, स्पेस के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में और उनके माइंडसेट के मामले में ज़रूर देखना होगा, जिसको अभी हम आगे भी देखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, इन सारे रीजंस की वजह से टाइम को कम करने की बात करी। अब ओवरऑल रिकमेंडेशन में कुछ रिकमेंडेशन जो है वो इंडक्शन ट्रेनिंग को लेके जो बहुत ज़रूरी है, इस वर्ड का यूज़ करते हुए, इंडक्शन ट्रेनिंग का वर्ड का यूज़ करते हुए आपको रिकमेंडेशंस ओवरऑल भी बताने हैं। पहले क्या करना है कि लीडरशिप, नेता बनाना है उनको। नेता कौन सा? नेतृत्व कला की क्षमता उसमें विकसित करनी है, वैसा आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करना है। पहली चीज़ किसी भी ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग का होना चाहिए, ये किरण अग्रवाल कमेटी ने इस पे जोर डाला है, नेतृत्व कला विकसित करना। और ये बिहेवियरलिस्ट जो है हमारे, वो फोकस करते हैं, आपको पता है बिहेवियरल थ्योरी में, तो सिलेबस में भी लीडरशिप लिखा गया, हालांकि पूछता नहीं है क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट मतलब वो अपने का सर्विस के प्रति न्याय कर पाता है कि नहीं, वो जो स्किल है उसका उसके पास है कि नहीं, और जो आईएएस ऑफिसर के तौर पे वो प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल है कि नहीं। कॉम्पिटेंट ऑफिसर, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी काम करेगा कि नहीं, बाकी जो रिसोर्सेज का कमी होने पे भी काम करेगा कि नहीं, या हर समय खाली रिसोर्स मांगेगा और रिसोर्स मांगने पे भी जाके सो जाएगा, ऐसा है कि नहीं। तो ये कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स होना चाहिए। तीसरा क्या? पार्टिसिपेंट सेंटर्ड कंटिन्यूअस लर्निंग। जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट कौन है यहाँ पे? ट्रेनर्स, उनके सोच को देखते हुए, उनके साथ न्याय करते हुए कंटिन्यूअस लर्निंग, इसको बोलते हैं सीसीई भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार जो है उनको ट्रेन करने की और लर्न करने की जरूरत है, चाहे वो फील्ड पोस्टिंग में है, चाहे वो लवासना में, चाहे वो एज ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं, या वो मिड सर्विस ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे वो ई लर्निंग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, इन सारे में पार्टिसिपेंट सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को आप लिखेंगे, नेतृत्व कला विकसित करना, कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, और कंटिन्यूटी के साथ लर्निंग सीखने की कला विकसित करना, पार्टिसिपेंट सेंट्रिक मतलब जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें फ़ायदा अपने आप को पार्टिसिपेंट बना के, क्योंकि लर्नर को पार्टिसिपेंट होना ही पड़ेगा। जैसे कि इस क्लास में अगर आप आते हैं तभी आप सीख पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से पार्टिसिपेंट सेंटर्ड कंटिन्यूअस लर्निंग की व्यवस्था करी जा रही है।